यूएई ने शायद ईरान के ताजा निशाने से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। युद्ध की शुरुआत में लगभग 3000 ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का शिकार होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात पर हालिया हमले नहीं हुए, जबकि ईरान ने बहरीन पर हमला किया। कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और जॉर्डन। बताया जाता है कि अबू धाबी पर्दे के पीछे तेहरान के साथ राजनयिक और आर्थिक संपर्क सावधानी से फिर बहाल कर रहा है। साथ ही यूएई इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रक्षा भी मजबूत कर रहा है। वाकई अमीरात वाकई बड़ा नाजुक संतुलन साध रहा है। मैं स्टूडियो में मलिक और याकूब के साथ हूँ। यूएई तेहरान से रिश्ते फिर कैसे बना रहा है, जबकि इजराइल और अमेरिका के और करीब भी जा रहा है और उन करीबी रिश्तों को सार्वजनिक भी कर रहा है। वो ये नाजुक संतुलन कैसे साध रहा है? देखिए, युद्ध के 5 महीने बाद अमीरातियों ने समझ लिया कि उन्हें ईरान से निपटना होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि इजरायली और असल में अमेरिकी ही थे जिन्होंने युद्ध रोका और बातचीत शुरू की। जबकि ईरान के पास अभी भी अपने मिसाइलें थीं, अभी भी अपने ड्रोन थे और उन्हें दुबई में सामान्य जीवन में लौटने की जरूरत थी, जहां व्यापारी, अधिकारी और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के प्रभावशाली लोग दुबई आकर उसे वही व्यापारिक केंद्र बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं, और वे दशकों से इसकी कल्पना कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने रिश्ते फिर बहाल करने की पहल की। ईरान से बातचीत भी इसी का हिस्सा है। यानी कुल मिलाकर इन रिश्तों की बहाली, सिर्फ बातचीत नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फेरी पहले से ही दुबई पोर्ट से ईरान जा रही हैं, माल और लोगों को ईरान ले जाया जा रहा है। युद्ध के पहले कुछ हफ्तों में दुबई से ईरान को सजा के तौर पर निकाले गए 20,000 लोगों को वापस भेज दिया गया। असल में हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ईरानी शासन के लिए फायदेमंद थे। वे अब यूएई वापस आ गए हैं, और आज एक अमीराती अधिकारी के अनुसार यह युद्ध सभी के लिए एक हकीकत से सामना थी। युद्ध का पहला चरण आक्रामकता था, उसके बाद हमने व्यवहारिकता दिखाई। हम फैसलों पर अड़े नहीं रहते, हम उन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं, यही वो कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो बस ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने सारे मिसाइलों के बाद, 500-600 मिसाइलों के बाद, मेरा ख्याल है उनके पड़ोसी द्वारा यूएई पर दागे गए हैं, अब वे ये संबंध फिर से बना रहे हैं। ये कई इजरायलियों और अमेरिकियों के लिए बहुत निराशाजनक है। हमें खुद को अमीरातियों की जगह भी रखना चाहिए, जहां वे कहते हैं कि अमेरिकी आगे नहीं बढ़ रहे और काम पूरा नहीं कर रहे एक तरफ, और वे इस क्षेत्र को ईरान और मौजूदा आईआरजीसी शासन के साथ अब निपटने के लिए छोड़ रहे हैं। जैसा कि आप कहती हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प विकास है, खासकर जब यूएई पर किसी और की तुलना में ज्यादा असर पड़ा था, क्षेत्र के किसी भी देश की तुलना में भी ज्यादा। इस युद्ध में इजराइल से अधिक। याकूब, जब से इस युद्ध के 40 दिन पूरे हुए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूएई ने वास्तव में सीधे ईरान पर जवाबी हमला किया था। यूएई की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या इन रिपोर्ट से ईरान की रणनीति बदलेगी कि वो यूएई के अलावा अन्य खाड़ी देशों पर भी हमला करे, क्योंकि अब उसे पता है कि अमीरात जवाबी हमला करता है? मुझे नहीं पता इससे उनकी रणनीति बदलेगी या नहीं, लेकिन इससे तेहरान के फैसले लेने वालों को दिखेगा कि उनकी खाड़ी देशों को अमेरिका से दूर करने की कोशिशों की असलियत क्या है। वे चाहते थे कि खाड़ी देश अपने यहाँ अमेरिकी बेस रखने और इजराइल के साथ नजदीकी से काम करने के फैसले पर पछताएं। वे असल में खाड़ी देशों, जीसीसी देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अमेरिका और इजराइल दोनों से दूर हो जाएं। मिसाइल हमले का यही मकसद था। जब लोग बोले कि यह बेतरतीब था, मैंने शुरू से कहा कि इसका मकसद साफ था। बात यह है कि ऐसा लगता है कि यह मकसद नाकाम हो गया है। यूएई अपने विकल्प खुले रखता है, और खाड़ी देशों के लिए यह स्वाभाविक है, क्योंकि उनके सामने ईरान है, कि वे अलग अलग तरीके से बात करें जब ऐसे दबंग पड़ोसी से निपटना हो जो उन्हें लगातार डराता है और धमकाता है। तो मैं, जैसा कि बलील ने कहा, आप जानते हैं, मैं समझता हूं कि उनका नजरिया समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप उनके कार्यों और बयानों का कुल मिलाकर विश्लेषण करते हैं, तो वे अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी जारी रखे हुए हैं, न केवल यूएई इजराइल के और करीब आ रहा है। यूएई इजरायली वायु रक्षा प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता की कई रिपोर्टें मिली हैं। यहाँ खुफिया जानकारी साझा हो रही है, जिससे ईरान का मकसद विफल होता दिख रहा है। मैं खाड़ी देशों को अमेरिका से दूर जाते नहीं देखता, मैं यूएई को इजराइल से दूर जाते नहीं देखता। ये ईरान के मुख्य लक्ष्य थे, पर मुझे इनमें से कोई पूरा होता नहीं दिखता।
खाड़ी देश इस संकट को कैसे संभाल रहे हैं, इसे देखते हुए ये एक अहम मुद्दा है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण अब भी बड़ा विवाद है। बताया जा रहा है कि ओमान ने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन के लिए स्वैच्छिक शुल्कों वाले संयुक्त तंत्र का प्रस्ताव दिया है। इस तरह ईरान का इस जलमार्ग पर एकाधिकार नहीं रहेगा। ये प्रस्ताव मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच मलक्का जलडमरू मध्य पर आधारित है। जो जहाज उस जलडमरू मध्य से गुजरते हैं वे स्वेच्छा से नेविगेशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए धन देते हैं और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए भी। ओमान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन्होंने सोमवार को ओमान और सऊदी अरब में अपने समकक्षों से अलग अलग बात की। इसी विषय पर चर्चा के लिए ओमान में अमेरिका के पूर्व राजदूत मार्क सेवर्स हमारे साथ हैं, जो अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजदूत सेवर्स, i20 न्यूज पर आपका स्वागत है। बताया गया है कि प्रस्ताव को पहले ही क्षेत्रीय समर्थन मिला है, लेकिन ओमान के नजरिए से ओमान के लिए इसमें क्या फायदा है कि वो इस तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है? मैं जरा पीछे जाकर उस पिछली बातचीत पर एक त्वरित टिप्पणी करना चाहूंगा जिसे मैं सुन रहा था। कृपया। मैं फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक खबर को, जो कि बहुत दिलचस्प है और जिसमें कई स्रोत हैं, लेकिन मैं इसे UAUI की नीति का निर्णायक चित्रण नहीं मानूंगा। निश्चित रूप से इसमें अंतर है। दुबई, जो कि बहुत दशकों से आर्थिक रूप से ईरान से बहुत करीब से जुड़ा रहा है और वहां ईरानी निवासियों की बहुत बड़ी आबादी है, और अबू धाबी, जो कि राजनीतिक राजधानी है। और कहां मुझे जो बताया गया है वो ये है कि ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बातचीत और कुछ तरह के संपर्क के रास्ते नहीं हैं। लेकिन मैं अमीराती नीति में बदलाव की सीमा को लेकर थोड़ा संशय में हूं। ये मुझे ओमान के मुद्दे पर ले जाता है। देखिए, ओमानी और ईरानी लगभग संघर्ष की शुरुआत से ही होर्मुज जलडमरू मध्य के संयुक्त प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पहले ही मार्च के मध्य में था जब पहली ओमानी प्रतिनिधि मंडल इस पर चर्चा करने के लिए तेहरान गया था। ओमानियों ने करीब एक हफ्ता पहले ऐसा ही एक विचार पेश किया था और फिर उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। मुसंदम प्रायद्वीप में, जो कि ओमानी क्षेत्र का वो हिस्सा है जो होर्मुज जलडमरू मध्य से सटा हुआ है, वो बहुत ही अमीराती सीमा के करीब है। तो यहाँ ओमानियों और ईरानियों के बीच साफ तौर पर एक बहुत जटिल खेल चल रहा है। ईरानी सभी को डराने और दबाव डालने की कोशिश करते हैं। जब ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि इसके लिए क्षेत्रीय समर्थन है, मुझे इस पर सच में शक है, सिर्फ इसलिए कि शायद उनकी सऊदी अरब से कोई बातचीत हुई हो। इसका मतलब यह नहीं है कि क्षेत्रीय समर्थन है। यहाँ मूल मुद्दा यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि ईरान इस सब के खत्म होने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखे, और कोई भी उन्हें टोल वसूलने की अनुमति नहीं देना चाहता, जबकि वे लगातार इस पर अपना अधिकार जताते रहते हैं। असल में मुख्य बात यह है कि ईरान का जलमार्ग पर अकेला नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि इसे खाड़ी देशों, खासकर ओमान और ईरान द्वारा मिलकर प्रबंधित किया जाएगा। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये कहना मुश्किल है। क्या ईरान इन देशों को डराकर दबाव बनाता है ताकि नियंत्रण उसके पास ही रहे, भले ही ये कागजों पर ना हो? इसी वजह से समझौता ज्ञापन विफल हुआ। अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को लगा था कि हमारे और ईरान के बीच समझौता है कि वे जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमला नहीं करेंगे और रास्ता खुला रहेगा। ओमानी ईरानियों की व्याख्या थी, उनका मानना था कि समझौता ज्ञापन ने उन्हें जलडमरू मध्य पर नियंत्रण का अधिकार दिया है, और उसमें कुछ बातें लिखी भी हैं जो इस विचार का समर्थन करती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी तरह से बातचीत की गई थी। जब उन्होंने देखा कि अमेरिकी नौसेना ओमानी जल क्षेत्र में जहाजों को सुरक्षा दे रही है, तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। और यही वजह थी कि कुछ हफ्ते पहले ट्रंप ने फिर से बमबारी शुरू कर दी। तो मुझे लगता है कि ईरान भरोसेमंद नहीं है। मेरा मानना है कि यही नजरिया है। मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिकी सेना यही मानती है। लगता है अमेरिकी प्रशासन इसमें थोड़ा बटा हो सकता है। मुझे लगता है यही नजरिया खाड़ी देशों में ज्यादातर लोगों का है। तो फिर खाड़ी देशों को या संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सी गारंटी चाहिए होगी ताकि ये फिर से MOU जैसा ना हो जाए?
व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें जहाजरानी पर हमला करने की ईरान की क्षमता को लगातार खत्म करते रहना चाहिए। पिछले 2 हफ्तों में बमबारी इसी पर केंद्रित थी, फिर वो रुक गई। मुझे लगता है यही सही तरीका है, इसे जारी रखें। उन्हें जितना संभव हो सके कमजोर करें, और जब उन्हें एहसास होगा कि वे इस तरह के ऑपरेशन नहीं कर सकते, शायद वे समझदारी से समझौता करेंगे। यही मेरी राय है। सही है। एम्बेसडर मार्क सीवर्स, आपके साथ रहकर होर्मुज, जलडमरू मध्य और उसके आसपास अभी जो हो रहा है उस पर आपकी राय जानकर अच्छा लगा। i20 न्यूज पर हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हुई